आज हमें सबसे पहले डिस्कस करना है बेटा रेले एंड जीन्स लॉ। अगर आपने कहा है कि हमने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेले एंड जीन्स लॉ। उसके बाद फोटोन का कॉन्सेप्ट जो कि मैक्स प्लांक ने दिया था और उसकी मदद से उसने एक मैक्स प्लांक लॉ पेश किया था जिससे उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 17.5 और 17.6 करेंगे और फिर एक नया लॉन्ग क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक नया फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो देखेंगे। और उसकी आज हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी और भी एक्सप्लेनेशन है मजीद, लेकिन आज सिर्फ हम इसकी ऑब्जर्वेशन तक ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। और टू बी नोटेड आपको पता है कि क्या है रेले एंड जीन्स लॉ की। अगर बात की जाए तो हमने इससे पहले दो लॉ पढ़े थे। एक था आपका विंस लॉ जिसने वेवलेंथ और टेम्परेचर के रिलेशन को शो करवाया था। ठीक है कि आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मैक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कहा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर टू द पावर फोर्थ के। तो अगर मैं एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊंगा, क्योंकि टेम्परेचर और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि टेम्परेचर और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। इसी कॉन्सेप्ट को रेले एंड जीन्स ने एक्सप्लेन करा। और किस तरह एक्सप्लेन करा? Rayleigh and Jeans proposed another law based on the assumption of the radiation are emitted by a large number of atomic oscillators such as each mode of the vibration। यानी कि हर मोड ऑफ वाइब्रेशन का होता है और हर मोड जो होता है वो केटी होता है। अभी केटी क्या है ये वो आपको बताया गया था कि एनर्जी के मोड है। ठीक है सर, ये बढ़ा दिया आपने, यहाँ क्या करें, बच्चे कह रहे सर नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने कहा यहीं से शुरू कर दे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से निकलते हैं फिर आगे। तो इससे फाइनली हमें ये पता था कि एनर्जी जो है वो आपकी बराबर होती है किसके? वो बराबर होती है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेमडा मैक्स के। ये फाइनल फार्मूला था जो रेले एंड जीन्स ने दिया था। और यहाँ कैटेस्ट्रॉफी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आया था, क्योंकि लेमडा की पावर 4 का मतलब ये है कि अगर लेमडा को कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ तो जब ये जीरो के अप्रोच जीरो के करीब जाएगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाए तो एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी होती नहीं है एनर्जी, तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए लॉ फेल हो गया था। फिर आपका कॉन्सेप्ट आया फोटोन का। फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइट के बारे में एक लंबी बहस छिड़ी हुई थी, जो आप सब जानते हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर हमने ये बहस जो है वो डिस्कस करी थी कि लाइट आपका वेव है, लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फिर लाइट आपका पार्टिकल है। फाइनली डिसाइड ये हुआ था कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है। तो लाइट का जो वेव नेचर है उसको ज़रा साइड पर रखते हुए हम लाइट का जो पार्टिकल नेचर है ज़रा उसकी बात करते हैं। तो साइंटिस्ट जिसका नाम मैक्स प्लांक था, जिसने सक्सेसफुली फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूव किया कि लाइट जो होती है ना, जिस तरह आपकी और चीज़ें डिस्क्रीट अमाउंट में होती है, लाइट भी आपकी डिस्क्रीट अमाउंट में होती है। अभी डिस्क्रीट अमाउंट क्या होता है या फिर ये क्वांटम क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपको पिक्सल नज़र आ रहे हैं, ये जो पिक्सल्स हैं ये इससे ये सर्किल बन रहा है, लेकिन ये पिक्सल्स आपको क्लियरली व्यू हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करूँ तो देखिए यहाँ पर जो पिक्सल्स हैं आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, सर्किल नज़र आ रहे हैं, पिक्सल्स कोई भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह अगर आप वीडियोस देखते हैं तो 144 अगर वीडियो क्वालिटी है या आपकी वीडियो क्वालिटी 280 है तो वो बहुत ही बेकार क्वालिटी होती है, उस पर आपको जो पिक्सल फटे हुए वो नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं पिक्सल जो आपके गायब हो जाते हैं, जबकि बनी वो भी पिक्सल से ही होती है, लेकिन पिक्सल्स आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। यही सेम फिनोमिना लाइट के साथ है। लाइट का कहीं पे स्पॉट बन रहा है तो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल सपोज कर लें, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना है, जिसका एक को उसने नाम दे दिया था फोटोन का। उन फोटोन से मिलके बना है, वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हमें तो पूरा लाइट का स्पॉट नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में वो डिस्क्रीट अमाउंट से बना है, छोटे छोटे। यूँ सपोज कर लें कि अगर मैं आपसे पूछूं मैटर है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है तो आप कहेंगे एटम। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, बहुत सारे एटम से मिलके आपका एक मैटर बना है। तो वो एक एटम आपको वहाँ पे नज़र नहीं आता, लेकिन आपको पूरा मैटर जो है वो नज़र आता है। इसी तरह पूरा लाइट का स्पॉट तो नज़र आता है लेकिन फोटोन नज़र नहीं आता। लेकिन बना वो किससे? फोटोन से। जिस तरह इंसान की बात करें तो इंसान सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंसान का क्या होता है? सेल होता है ना, हम सब सेल से बने, ठीक है ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट आपको आइडिया होगा सेल का। तो सेल को कलेक्शन करें तो टिश्यूज़ और सारी चीज़ें बनती है, तो लेकिन एक्चुअल में बेसिक तो सेल ही है ना, और सेल आपको नज़र नहीं आता, बॉडी के अंदर सेल कहाँ नज़र आता है? उसको तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखना होता है।
तो फोटोन तो उससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसके लिए विजिबिलिटी तो नामुमकिन है, लेकिन ये कंफर्म है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है और इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल एक साथ जमा होकर लाइट को बनाते हैं। तो ये फिनोमेना आपका कहलाता था फोटोन का कॉन्सेप्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसके मुताबिक अ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द लाइट्स। ये आपने पास लिख लिया आपने। अब इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो देख लें। फोटोन हमेशा आपको मोशन में नजर आएंगे, लाइट कभी रेस्ट में नहीं होती, लाइट के पार्टिकल हमेशा मूव कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। इनकी स्पीड क्या होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो मेजर की गई थी वो थी 3 × 10⁸ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 2.99। तो फोटोन भी लाइट का ही पार्टिकल है, लाइट ही को कैरी करवा रहा है, लाइट ही बना रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर वो बड़ा पार्टिकल बनेगा तो लाइट ही बनेगा। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल H2O है, तो बहुत सारे H2O मिलकर पानी बनाएंगे और एक H2O भी पानी कहलाएगा, तो है तो वो भी लाइट ही। तो उसकी स्पीड भी वही होगी जो स्पीड ऑफ लाइट है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, सी से। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और जो इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है, वो ये है कि इनका कोई मास नहीं होता, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जब मूव करते हैं तो इनके पास एनर्जी होती है, अगर ये रेस्ट में आ जाए तो एनर्जी भी नहीं होती। तो पहली बात तो ये रेस्ट में आती ही नहीं, तो इसलिए इनकी रेस्ट एनर्जी तो ज़ीरो कंसीडर की जाती है। और ये रेस्ट में ना हो तो इनके पास सिर्फ एनर्जी होती है, ना मास होता है ना चार्ज होता है, एनर्जी के कैरियर है सिर्फ, यूँ सपोज कर लो। ठीक है जी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया फोटोन का। तो हर फोटोन जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके जो प्लांक्स था उसने ये थ्योरी पेश की थी। अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स लॉ, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें से जो एनर्जी आपको रिसीव हो रही होती है वो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। आसानी के लिए सिंबल को और इजी वे में लिख देते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इनका जो कांस्टेंट आया वो प्लांक्स कांस्टेंट एच आया, तो ये बन गया एच म्यू, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट अमाउंट में होती है, और जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है ना, जब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फोटोन है, ये मेरे पास दूसरा फोटोन है, ये मेरे पास तीसरा फोटोन है, तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी एनर्जी को डिसाइड कर रही होगी। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी एनर्जी को डिसाइड कर रही होगी। जैसे अगर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रेटर फोटोन का पैकेट है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटरमीडिएट है तो उसकी एनर्जी भी इंटरमीडिएट होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है, एनर्जी जो है वो फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी का। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी बहुत गहरा रिलेशन होता है। कैसे? जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी आपकी बराबर होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूँ और वेलोसिटी की जगह सी रख दूँ, क्योंकि सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, हम यहाँ लाइट की बात करें, तो हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। इसको उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे पास एनर्जी का नया फार्मूला क्या आ जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इससे एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो हमें मिलता है। और जब इस रिलेशन की मदद से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व हैं उनको देखा, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलने लग गई, और जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितने भी लॉस के अंदर वो डिफेक्ट थे, वो सारे डिफेक्ट आपके दूर हो गए। तो दिस इज कॉल्ड प्लांक्स लॉ, जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फोटोन की कॉन्सेप्ट की मदद से एक्सप्लेन करा था सक्सेसफुली, और कहा था कि जो एनर्जी है वो फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, इसे यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर डेरिवेशन में अलग से दोबारा कराता हूँ। कल वाला लेक्चर अपलोड हो गया बेटा, कैसे हो सकता है नहीं करा? वो तो आदम जी कोचिंग सेंटर वाले अपलोड करते हैं, हम तो अपलोड नहीं करते। वो लेक्चर वहीं दे के चले जाते हैं मुझे।
अब आपने जो है जर्नली जो कॉन्सेप्ट है प्लांक्स का उसकी मदद से, हाँ फोटोन की डेफिनेशन भी लिखनी है। प्लांक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी जो है वो बराबर है किसके, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ, एनर्जी बराबर है एच म्यू के, ठीक है, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, और h की जो वैल्यू है वो क्या है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट कैसे, ये देखो एनर्जी की यूनिट जूल है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है 1/सेकेंड, तो 1/सेकेंड जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जूल इंटू सेकेंड यूनिट बन जाएगी आपकी किसकी, प्लांक्स कांस्टेंट की। बट जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी किसके बराबर होती है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के फोर स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, और म्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के। इसको हम कह देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको कर देते हैं पुट इन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, और c की वैल्यू भी कांस्टेंट है, याद रखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कांस्टेंट है, इससे पता ये चलता है कि सिर्फ वेव लेंथ बताने की देर है आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी बताने की देर है आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। h और c दोनों आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन भी अपने पास प्लांक्स लॉ के अंदर ही कॉपी कर लिया। इसकी कोई वर्डिंग नहीं बेटा, प्लांक्स लॉ के नीचे ही कॉपी कर लिया। अच्छा जी, आगे चलें, शेयरिंग का। अब न्यूमेरिकल्स हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपके, ठीक है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने सॉल्व करने। कौन कौन से न्यूमेरिकल ज़रा देख लीजिए। एक है आपकी एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट रुकिए। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। एग्जाम्पल नंबर है आपकी 17.5। सवाल में आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द एनर्जी, व्हाट विल बी द एनर्जी। एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा कि एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन मार्क, ऑफ अ एक्स रेज ऑफ क्वांटम ऑफ अ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दी हुई है, वेवलेंथ आपको कितनी दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा आपको दिया हुआ है
1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब हम क्योंकि फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं पीछे, फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ ही रिक्वायर्ड है, एच और सी तो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ डेटा के अंदर दो चीज़ें ऐड कर लेंगे। एक हम ऐड कर लेंगे एच जो कि है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जस्ट आपने फार्मूला लिखना है, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद मुझे बताना है आंसर क्या आएगा। एनर्जी आपकी बराबर होती है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के। तो इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं आंसर क्या है। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 17.6 जिसके अंदर कह रहा है कंपेयर, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है वेवलेंथ, देखते गलती, इसको वेवलेंथ कर दिएगा। कंपेयर द एनर्जी ऑफ एक्स रेज ऑफ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। आपको एक एक्स रे का फोटोन दिया हुआ है, मतलब लाइट दी हुई है, लाइट का पैकेट दिया हुआ है, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पैकेट दिया हुआ है, और उसकी जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो दी हुई है। तो जब आप डेटा बनाएंगे तो डेटा के अंदर ये क्लियर है कि उसने एक्स रे की बात करी है, तो मैंने एक्स रे लिख लिया। एक्स रे की वेवलेंथ को मैं कह देता हूँ λ1, और वो कितनी है 2.0, लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको दी है वो उसने इंफ्रारेड फोटोन दी है, यानी कि इंफ्रारेड वाला फोटोन दिया, इंफ्रारेड वाली लाइट का, इंफ्रारेड, इसको मैं कह देता हूँ λ2, और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोमीटर। माइक्रो को हटाने के लिए क्या करेंगे 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। अब क्योंकि आपने कंपेयर करना है एनर्जी को, तो आपने एनर्जी निकालनी होगी E1 जो कि किसकी होगी एक्सरे वाले की होगी, फिर आपने निकालनी होगी एनर्जी E2 जो कि किसकी होगी इंफ्रारेड वाले की होगी, और कंपेयर करने का मतलब होता है डिवाइड करना इनको, E1 डिवाइडेड बाई E2। फाइनली आप E1 डिवाइडेड बाई E2 कैलकुलेट करिए। दोनों की एनर्जी निकालने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ अगर दी हुई हो तो एनर्जी कैलकुलेट करने में कोई मसला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेवलेंथ जो है वो फंक्शन है एनर्जी का, जिस तरह फ्रीक्वेंसी जो है वो फंक्शन है एनर्जी का। तो आप फार्मूला लगाएंगे पहले E1 के लिए, E1 इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई λ1। एच सी तो कांस्टेंट है इसलिए इनमें 1 1 नहीं आएगा, और E2 की जब बात करेंगे तो फार्मूला लगेगा दोबारा से एच सी डिवाइडेड बाई, लेकिन हो जाएगा λ2। ये दोनों एनर्जीज कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, E1 को डिवाइड कर लेना है E2 से, और जो आपका आंसर आएगा वो मुझे बता देना। ठीक है जी, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना जनरली डिस्कवर्ड हुआ था 1887 में बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज जो आपका साइंटिस्ट है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी है आपने सुनी होगी, उसने ये फिनोमेना डिस्कवर्ड किया था। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और आजकल के जदीद वर्ल्ड की बहुत जदीद जो है वो ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर तो आजकल जो हाल है, हमारे हर घर के अंदर अगर ये लग जाए तो हम लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। ये है क्या, अगर एक मेटल आपके पास मौजूद है, ठीक है, उस मेटल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। किस वजह से? लाइट की वजह से। लाइट हम फोटो से निकला है लफ्ज़, फोटो, फोटो होते हैं ना हमारे, फोटो लाइट, लाइट ही की फोटोग्राफी वो लाइट से ही निकली है। तो वो जो फोटो इलेक्ट्रिक है इसका मतलब है लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मेटल के ऊपर जब लाइट जो है वो आके गिरे और उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाएं, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएं, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब आप बताएं कि ये फिनोमिना जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि आज के जदीद दौर की बहुत ज़रूरत है और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो कोई इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता सकता है कि यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये? कुछ समझ में आ रहा है? सोलर सिस्टम, बिल्कुल सही। तो उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो लाइट करंट को प्रोड्यूस कराने में हमारी मदद कर रही है। और ये जदीद दौर के अंदर आप जो सोलर पैनल के नाम से जानते हैं, उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, सोलर पैनल। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि हमें नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फिनोमेना जब आया था तो क्लासिकल फिजिक्स इसे एक्सप्लेन करने में बुरी तरह नाकाम हो गई थी, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक्स की थ्योरी की मदद से ही इसे एक्सप्लेन किया था, और क्वांटम फिजिक्स की मदद से इसे एक्सप्लेन किया था। तो क्या वजह थी कि जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है वो फेल हो गई थी, और जो आपका आइंस्टाइन है इसने इसे मॉडर्न फिजिक्स से एक्सप्लेन कर लिया था। इसके लिए हमें इस फिनोमेना को समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। अब सपोज करें आप सब जो है वो लैब में आ चुके हैं, लैब के अंदर जो प्रैक्टिकल हो रहा होगा हम सब ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ के ऊपर क्या चीज़ डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको लैब में लेके चलता हूँ, ये हम आ गए हैं लैब में। ठीक है जी, ये आपकी वर्चुअल लैब है। इस लैब के अंदर हमने ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो लाके रख दिया। किस तरह रख दिया है? ये आपका मेटल है, और मेटल कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस वक्त? हम सोडियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेटल चेंज करके देख सकते हैं। फिलहाल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सोडियम यूज़ कर रहे हैं। बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो मैंने ज़ीरो पे रखे हुए हैं फ़िलहाल। आप इसको बढ़ा सकते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन तेज़ी से इस तरफ आएँ। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब ये, पॉजिटिव करने का मतलब ये कि इसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। बस ये सिर्फ इसलिए कर दें ताकि इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन जो है वो हमें क्लियरली मिल सके, नज़र आ सके। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होके आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से मेटल में से यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी होगी, और ये आपको वेवलेंथ नज़र आ रही है। और वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ कम होगी। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी का बोलूँगा तो उल्टा बोलूँगा, जब वेवलेंथ का बोलूँगा तो यही से देख के बोलूँगा सीधा। यानी कि मैं अगर इसको पीछे लेके जा रहा हूँ तो वेवलेंथ देखो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और अगर मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या आ रही होगी, बढ़ रही होगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी ऑब्जर्व करेंगे। इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी अगर बिल्कुल ना हो तो डार्क हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट हम कर देते हैं इस वक्त उठा के 26% इंटेंसिटी कर दी। देखो, इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो गए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी को कम करता हूँ। क्या अब इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो वेवलेंथ को कम बढ़ाता हूँ, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम करता हूँ। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी है, वेवलेंथ मैंने कर दी है 582। जल्दी से मुझे निकाल के दिखाएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस फार्मूले से निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होती है किसके? सी डिवाइडेड बाय लैम्डा की। तो वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हुई रखें, सी जो है वो 3 × 10⁸ रखें। मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? अब देखें, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना शुरू नहीं हो रहा 5 एक्सपोनेंशियल 14 जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसके ऊपर। देखो, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं फ्रीक्वेंसी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करता हूँ। फ्रीक्वेंसी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। क्या फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना शुरू हुआ? नहीं हुआ। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना वेवलेंथ कम करना बराबर ही है। फ्रीक्वेंसी मैंने और बढ़ा दी।
अब शुरू हुआ, अब भी शुरू नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी मैंने और बढ़ा दी। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है, अभी हम सपोज कर लेते हैं 521 की वेवलेंथ के ऊपर बाहर आए, 521। अब मैं सरफेस चेंज करता हूँ, सोडियम के बजाय मैं ले आता हूँ प्लाटियम। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तब ये प्लाटियम बन चुका। अब देखें प्लाटियम के सरफेस पे 521 की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे हैं, 521 की वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। चलो हम इसको बढ़ा के देखते हैं, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, अल्ट्रा वायलेट में ले जाते हैं। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया, यानी कि 207 नैनोमीटर की वेवलेंथ के ऊपर प्लैटिनियम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉनों ने आना शुरू कर दिया। 200 से कम होगी, और कम कर लेते हैं थोड़ी सी और कम। ठीक है, तो इसी तरह ये आपने क्या करा, सोडियम का करा। अब दूसरा ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं कॉपर, ले लेते हैं कॉपर, चेक करते हैं कहाँ पे एमिट करते हैं। कॉपर देखें 400 पे एमिट नहीं कर रहा। इसने 200 पे एमिट करना शुरू कर दिया। आप नोटिस कर रहे हैं ये चीज़ जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट से जो बात हमें समझ में आ रही है वो ये है कि हर मेटल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होता। एक चीज़ तो ये हमने कंफर्म कर ली ना ये बात कंफर्म। अच्छा, अब दूसरी बात हम क्या कंफर्म करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे दें जो रिक्वायर्ड है मेटल को, तो क्या होगा। ठीक है, उसको चेक करने का तरीका क्या है, देखें ये तो फ्रीक्वेंसी है जिसपे सोडियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं ना। ये वोल्टेज है जिसके ऊपर ये खींच रहा है, ये वोल्टेज खींचने वाला वोल्टेज है। मैं नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा ताकि ये इसको रोके। देखो ये मैं इसको रोक देता हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल दे देता हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये इसको रोकने में कामयाब हो गया। देखो आपको नजर आ रहे हैं रुकते हुए इलेक्ट्रॉन, -1 वोल्ट मैंने दे दिया। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, ठीक है फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो क्या होता है देखते हैं। अब मैंने देखिए आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो रीच हो रहे हैं इस वक्त वो यहाँ तक आ रहे हैं, इस पॉइंट तक आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे नहीं आएगा, देखो जो मैंने लाइन बनाई इससे आगे नहीं आ रहा। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, अब देखते हैं क्या होता है। ओह, इलेक्ट्रॉन आपका और आगे आ रहा है, देखें आगे तक आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको भी मार्क कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाते हैं। देखें अब इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ रहा है, और आगे तक आ रहा है, यहाँ तक पहुँच गया आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक आ रहा है लास्ट। ठीक है, अब जो है हम और स्पीड को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन आपके पहुंच गए प्लेट तक, ठीक है ना। अब इससे मालूम है पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर क्या चेंज आया, आपने देखा? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इनके अंदर क्या चेंज आया, कोई बता सकता है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इनकी स्पीड बढ़ने लगी, क्योंकि वोल्टेज इनको रोक नहीं पा रहा था। पहले यहाँ तक रोक पा रहा था, जब मैंने वैल्यू बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फिर यहाँ तक आने लगेंगे, यहाँ तक आने लगे, अब यहाँ तक आ रहे हैं, अब रोक नहीं पा रहा। इसका मतलब इनकी स्पीड तेज़ हो गई ना, तभी तो ये से रोक नहीं पा रहा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो स्पीड है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ रही है। लेकिन देखो जीरो जीरो करंट नहीं बढ़ रहा। करंट करंट आपको अगर स्पीड आपने और चेक करनी है तो करंट बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं। कैसे? एक और तरीका भी है चेक करने का, हम वोल्टेज को कर देते हैं जीरो और करंट आप चेक करें बढ़ गया, इसका मतलब करंट बहुत तेज़ी से रिसीव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा करंट बढ़ जाएगा। करंट और बढ़ने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से अब आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। एक बात हो गई। अच्छा, अब जरा इंटेंसिटी से ताल्लुक चेक करें, इंटेंसिटी का क्या ताल्लुक है। तो जरा वेवलेंथ को कम कर देते ताकि कम इलेक्ट्रॉन निकले, परेशानी कम। चलो ये मैंने कम कर दिया। अब देखें एक एक इलेक्ट्रॉन आराम से आपका एमिट हो रहा है, सही है। अब अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो क्या होगा, ज़रा चेक करते हैं। अभी आपका एक एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा आएगा, या एक दो और बीच में से कहीं रैंडम आ जाएंगे, ठीक है। स्लो इमिट इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी देखें, एक है क्वांटिटी, एक है, एक चले गया दूसरा, इस तरह। अब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो देखते हैं क्या होता है। इंटेंसिटी को बढ़ाया तो देखिए क्या होता है। अब देखें इंटेंसिटी को बढ़ाया तो आपको नज़र आ रहा है कि उसी फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके हैं और अब जाना शुरू हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। देखो करंट वही जीरो है, करंट बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही। कश्यप स्पीड बढ़ती तो करंट बढ़ता ना, करंट नहीं बढ़ रहा, मतलब स्पीड नहीं बढ़ रही इनकी, स्पीड पे कोई फर्क नहीं आ रहा, करंट नहीं बढ़ रहा। स्पीड का फर्क चेक करना है ना आपने, इसको नेगेटिव पोटेंशियल चेक कर लो, नेगेटिव पोटेंशियल देखें। देखो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रुक रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा दे दिया, इसको कम करें। देखो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ तक आ रहे हैं, इस जगह तक आ रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है, इस जगह तक आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इंटेंसिटी को कम करता हूँ। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ रहे हैं। देखें अब भी इलेक्ट्रॉन आपके ऑलमोस्ट वहीं तक आ रहे हैं, देखें वहीं तक आ रहे हैं, कम आ रहे हैं लेकिन वहीं तक आ रहे हैं, स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ा। देखो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी और कम कर दो, एक दो इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें इंटेंसिटी मैंने कम करा तो इलेक्ट्रॉन वहीं तक आ रहे हैं। अगर इनकी स्पीड बढ़ गई होती तो ये आगे नहीं निकल जाते, आगे क्यों नहीं जाते? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इनकी स्पीड बढ़ेगी। आप ये भी चेक करना, अभी देखो इनकी स्पीड नहीं बढ़ी है, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्वांटिटी तो बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा आने लगे थे, लेकिन अब देखो इंटेंसिटी कम की तो एक एक आ रहा है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन भी इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, देखो नहीं जाएगा। ये दो आ रहे हैं, ये भी इससे आगे नहीं जाएंगे। और अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो भी इससे आगे नहीं जाएंगे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने सारे आ रहे हैं, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन भी इससे आगे नहीं जाएंगे, जितने भी देखो इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, इनकी क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है, इंटेंसिटी भले आप कुछ भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड मैंने इंटेंसिटी इतनी कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम आए, अब देखो सिर्फ मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, वेवलेंथ कम करी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब देखो ये लाइन पार कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कर गए पार इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी स्पीड अब बढ़ी है,
ठीक है, और वो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, समझ में आया ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको एक वर्चुअल लैब से समझाया। अब ज़रा चलते हैं अपने काम की तरफ दोबारा से। जो चीज़ें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी ऑब्जर्व करी वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और इसकी जो डिस्कवरी है वो लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। फिर हम जो इसकी ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, अब इंटेंसिटी को जब हमने बढ़ाया तो ज़रा बताइएगा क्या चेंज आया, क्या हमने ऑब्जर्व करा, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या चेंज आया, तो बताएगा। ऐसे कश्यप खुर्शीद ने बताया, और कौन बताएगा। इंटेंसिटी को जब हमने इंक्रीज करा तो क्या चेंज आया, हमने ऑब्जर्व करा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए। स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मरियम क्या हो गया, स्पीड कम ज़्यादा कुछ नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन वहीं तक आ रहे थे जहाँ तक वो आ रहे हैं, उससे आगे नहीं आ रहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे, सही है ना, ये हमने ऑब्जर्व करा। दूसरा सवाल मेरा आपसे, क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है, यस और नो। क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। आमना और मरियम, अभी भी आप लोगों को ज़रूरत है दिमाग की। अभी मैंने बताया कि जब फ्रीक्वेंसी मैं कम कर रहा था तो फिनोमेना रुक गया था और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए अलग होती है, ठीक है। तीसरी और आखिरी बात, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे दें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या चेंज आया था। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या चेंज आया था। शाबाश इकरा मलिक, रोमैसा, मरियम, गुड, कशफ, खुर्शीद, शाबाश। तो हमने ये ऑब्जर्व करा बिल्कुल सही कि उसकी जो स्पीड है, तुबा नाजिम गुड, वो बढ़ गई थी, ठीक है ना। यही ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपने भी वही ऑब्जर्व करा लैब के अंदर जब ये रियल में एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो हर्ज ने भी यही ऑब्जर्व करा और इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स को कहा गया। तो जो इसकी ऑब्जर्वेशन है अब आप वो लिख लीजिए अपने पास कि जो हमने ऑब्जर्व करा वो कुछ ये था कि बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से बाहर आ रहे हैं इंक्रीज, बट नॉट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद विच दे लीव द मेटल सर्फेस। वेलोसिटी नहीं बढ़ी थी, जो वेलोसिटी की बात कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया। फॉर ईच सब्सटेंस, हर सब्सटेंस के लिए देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी जिसको नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। उससे कम फ्रीक्वेंसी पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। स्पीड कह लो या इसको आप सैच डाल के काइनेटिक एनर्जी भी कह लो, बात एक ही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड का ताल्लुक किससे होता है, काइनेटिक एनर्जी से ही होता है। तो दोनों बातें कह लीजिएगा, ठीक है। तो आप ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो डिस्कस कर लीजिएगा। क्लास हमारी यहाँ पर हो जाती है एंड, 5 मिनट आप लोगों के बाकी हैं, फिर नमाज।